सुस्वागतम श्रोताओं। किस्से किशोर कुमार के। किशोर कुमार जितने गजब के गायक थे उतने ही अफलातुन इंसान भी थे। फिल्मी दुनिया की वो इकलौती शख्सियत थे जिनकी असल जिंदगी के किस्से भी उनकी फिल्मों जितने ही दिलचस्प और हंसाने वाले हैं। किशोर दा को गुजरे 3 दशक से ज़्यादा हो गए, लेकिन उनके गाने और अजीबो-गरीब हरकतों ने किस्से दोनों ही सदाबहार हैं। आज हम किशोर दा के कुछ किस्से आपके साथ सुने अनसुने साझा कर रहे हैं। चोट लगने पर चिल्ला चिल्ला कर रोते थे, सुरीली आवाज हो गई थी। जी हाँ, किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। असली नाम था आभास कुमार गांगुली। उनके पिता कुंजा लाल गांगुली वकील थे। वहीं नामी बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाली उनकी मां गौरी देवी हाउसवाइफ थी। 4 भाई बहन अशोक कुमार, सीता देवी, अनूप में किशोर कुमार सबसे छोटे थे। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किशोर दा बचपन से सुरीले नहीं थे। उनकी आवाज़ बैठी हुई थी। जब कभी गुनगुनाते थे तो बेसुरे सुनाई पड़ते थे। एक दिन बचपन में माँ किचन में सब्जियां काट रही थी। नन्हे से किशोर दौड़ते हुए माँ के पास जा रहे थे कि वहाँ रखा धारदार हंसिया उनके पैर में लग गया। पैर कट गया और तेजी से खून बहने लगा। कम उम्र के किशोर दर्द नहीं सह पाए और जोर जोर से रोने लगे। ऐसे ही जब तक चोट में आराम नहीं मिला तब तक किशोर दा रोज रोते रहे। घंटों रोने से उनके वोकल कॉर्ड्स पर इतना असर पड़ा कि वे सुरीले हो गए। किशोर दा भी इस हादसे को ही अपनी आवाज का श्रेय देते हैं। क्लासरूम में तबला बजाया तो टीचर ने कहा गाने बजाने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। किशोर दा को कभी भी पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी। एक दिन वो क्लासरूम में बैठकर टेबल पर तबला बजा रहे थे। सिविक्स की क्लास थी। टीचर ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो जोरदार फटकार लगा दी। कहा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये गाने बजाने से कुछ नहीं होगा। यह सुनकर किशोर कुमार ने जवाब दिया, देखना एक दिन इसी गाने बजाने से मेरा नाम होगा। सालों बाद अपने हुनर से किशोर दा ने वो बात सच कर दिखाई। बड़े भाई अशोक कुमार के गानों में कोरस सिंगर थे किशोर कुमार। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार 40 के दशक में हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम बन चुके थे। अशोक मुंबई में रहते थे तो परिवार का आना जाना भी मुंबई होने लगा। बड़े भाई की मदद से किशोर भी बॉम्बे टॉकीज में कोरस सिंगर बन गए। गाना गाते हुए उन्होंने अपना नाम आभास से किशोर कुमार कर लिया। एक दिन उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश ने उन्हें फिल्म जिद्दी के गाने मरने की दुआएं क्यों मांगू गाने का मौका दिया। गाना हिट हुआ और किशोर कुमार को लगातार हिंदी सिनेमा में गाने और अभिनय का मौका मिलने लगा। 1949 में वो भी बड़े भाई अशोक कुमार के साथ रहने मुंबई आ पहुंचे। SD बर्मन ने पहचाना हुनर तो नकल करना छोड़ बनाई पहचान। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। किशोर कुमार हमेशा से ही A.K. सहगल, अमेरिकन सिंगर डैनी के और रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े प्रशंसक थे। अपनी दीवानगी जग जाहिर करने के लिए उन्होंने घर में तीनों की तस्वीरें लगा रखी थी और रोज सुबह उनका नमन किया करते थे। जब रियाज की बारी आती तो A.K. सहगल के गाने दोहराते रहते थे। एक दिन फिल्म मसाल के लिए SD बर्मन अशोक कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे।
देखा तो उनके छोटे भाई किशोर दा बैठकर रियाज कर रहे थे। एस.डी. बर्मन उनके पास गए और कहा, अगर बड़ा सिंगर बनना है तो अपना स्टाइल ढूंढो, न कि किसी और की नकल करो। जब किशोर कुमार ने उन्हें यह योडलिंग सुनाई तो खुश होकर उन्होंने किशोर दा को देवानंद की आवाज़ बना दिया। लगातार हिट देते हुए किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन सिंगर में गिने जाने लगे। उन्होंने अपने करियर में 1198 फिल्मों में 2678 गाने गाए। किशोर दा अपनी फीस को लेकर काफ़ी पाबंद थे। वो नो मनी नो वर्क की पॉलिसी फॉलो करते थे। वो तब तक गाने की रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करते थे जब तक उनका असिस्टेंट आकर यह न बता दे कि उनकी फीस पूरी मिल चुकी है। जब जब उन्हें आधी अधूरी फीस मिली तब तक उन्होंने अलग अलग पैंतरों से प्रोड्यूसर की नाक में दम कर दिया। जी हाँ, 5,000 रुपये कम मिले तो गुलाटी खाते हुए सेट से भागे। एक किस्सा ऐसा भी। किशोर दा हमेशा से ही सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अभिनय के भी कई ऑफर मिलते थे। जब भी कोई उनके पास फिल्म लेकर आता तो वह कोई न कोई बहाना करके उसे भगा देते थे। 1956 की बात है जब अशोक कुमार ने छोटे भाई किशोर कुमार को फिल्म भाई भाई में काम दिलवा दिया। फिल्म के डायरेक्टर S.V. रमन ने उन्हें 5,000 रुपये कम दिए थे। ऐसे में जब शूटिंग शुरू हुई और एक्शन कहा गया तो किशोर कुमार 2 कदम चले, चिल्लाए 5,000 रुपये और गुलाटी खाते हुए सेट से भाग गए। जब कुछ दिनों बाद किशोर दा को दोबारा सेट पर लाया गया तो वो कभी भागने की कोशिश करते, डायलॉग भूलने का बहाना बनाते तो कभी बीमारी का, लेकिन बड़े भाई उनसे भी 2 कदम आगे थे। जैसे ही सीन शूट होने लगा तो अशोक कुमार ने अपने दोनों पैर किशोर दा के पैरों पर रख दिए। भाई की शक्ति देखकर किशोर को शूटिंग करनी ही पड़ी। प्रोड्यूसर ने आधी फीस दी तो आधा सिर मुंडवाकर सेट पर पहुंचे। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। एक बार किशोर कुमार को एक फिल्म में कास्ट किया गया, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें यह कहते हुए आधी फीस दी कि आधी फीस फिल्म पूरी होने के बाद मिलेगी। किशोर दा ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई तो वो आधा सिर और आधी मूछें मुंडवा कर पहुँच गए। डायरेक्टर अपने हीरो की ऐसी बिगड़ी हालत देखकर डर गए। उन्होंने इस हालत का कारण पूछा तो जवाब मिला, आधी फीस मिली है तो गेटअप भी आधा ही होगा। जब पूरे पैसे मिल जाएंगे तो गेटअप पूरा हो जाएगा। फीस रोकने वाले प्रोड्यूसर के घर के बाहर चिल्लाते रहे। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। किशोर कुमार ने जब प्रोड्यूसर R.C. तलवार के साथ काम किया तो उन्हें 8,000 रुपये कम मिले थे। प्रोड्यूसर ने वादा किया था कि वो जल्द ही यह रकम चुका देंगे, लेकिन ऐसा करने में देर हो गई। ऐसे में किशोर दा रोज उनके घर के बाहर जाते और चिल्लाते, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। किशोर दा रोज सुबह तब तक उनके घर के बाहर चिल्लाते रहे जब तक उन्हें पैसे नहीं दिए गए। किशोर दा भले ही अपनी फीस को लेकर पाबंद थे, लेकिन दरिया दिली में उन्होंने कई बार मुफ्त में भी काम किया। राजेश खन्ना और डैनी डेंजोगप्पा ने प्रोडक्शन में बनी फिल्म के लिए उन्होंने मुफ्त में काम किया, जबकि उन्हें फीस दी जा रही थी। ऐसे ही कई जवानों के लिए और कैंसर हॉस्पिटल में फंड इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कई बार मुफ्त में परफॉर्म किया था। शूटिंग के कुछ मज़ेदार किस्से ये भी हैं। जबरदस्ती एक्टिंग करवाई तो देवानंद को सेट पर गाली देकर भाग गए थे। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। एक फिल्म में अशोक कुमार देवानंद के साथ काम कर रहे थे। फिल्म के एक सीन के लिए देवानंद के साथ एक लड़का चाहिए था, तो पास खड़े अशोक कुमार ने कह दिया कि किशोर कुमार यह रोल कर लेंगे। लहरे रेट्रो के मुताबिक डायरेक्टर ने किशोर दा को समझाया
कि जैसे ही देवानंद साहब कमरे में दाखिल होते हैं वैसे ही उन्हें तुम खरी खोटी सुनाते हो। किशोर कुमार ने सिर हिलाकर इशारों में जवाब दिया कि वो समझ गए, लेकिन जैसे ही एक्शन की आवाज़ आई तो कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई दंग रह गया। देवानंद के कमरे में आते ही किशोर कुमार ने उन्हें असल में गंदी गंदी गालियां दी और सेट से भाग गए। डायरेक्टर उन्हें पीछे से चिल्लाता रहा कि अभी सीन पूरा नहीं हुआ, वापस आ जाओ, लेकिन वो नहीं लौटे। कोर्ट से मांगी थी डायरेक्टर ने मदद। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। किशोर कुमार की इन्हीं शरारतों से डरकर एक डायरेक्टर ने कोर्ट से मदद मांगी। उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट तैयार करवाया कि किशोर शूटिंग के दौरान उनकी हर बात माने। कोर्ट के आदेश के बाद किशोर कुमार ने न चाहते हुए भी डायरेक्टर की हर बात मानी, लेकिन अलग अंदाज। किशोर कुमार का कार में एक सीन शूट होना था। शूट पूरा हुआ, लेकिन किशोर कुमार गाड़ी से नहीं उतरे। कई घंटे बीते तो उनसे पूछा गया कि आप उतर क्यों नहीं रहे हैं। इस पर किशोर दा ने कहा, क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे उतरने को नहीं कहा। शूटिंग करते हुए खंडाला निकल गए थे किशोर कुमार। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार को कार में बैठकर कुछ मीटर का फासला पूरा करना था और उतरना था। जैसे ही एक्शन बोला गया तो किशोर कुमार ने कार चलानी शुरू की। डायरेक्टर ने कट नहीं बोला तो किशोर दा कार चलाते चलाते खंडाला पहुंच गए। बदला लेने के लिए फाइनेंसर को कर दिया था अलमारी में बंद। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। 60 के दशक की बात है। फिल्म हाफ टिकट की शूटिंग के दौरान किशोर दा सबको अपनी जिद से तंग करते थे। इस बात से नाराज होकर फाइनेंसर कालीदास बटुआबल ने उनकी शिकायत इनकम टैक्स में कर दी। शिकायत पर किशोर दा के घर रेड पड़ी। कुछ समय बाद किशोर दा ने कालीदास को खाने पर अपने घर बुलाया। कुछ समय बाद उनका भरोसा जीतने के बाद किशोर दा ने उनसे कहा कि वो कपड़ों की अलमारी में बैठकर कुछ जरूरी बात करेंगे। जैसे ही कालीदास अलमारी में बैठे तो उन्होंने बाहर से अलमारी बंद कर दी। उन्होंने 2 घंटों तक कालीदास को अलमारी में बंद रखा और फिर निकाल कर घर से बाहर कर दिया। कहा कि आज के बाद मेरे घर आने की हिम्मत मत करना। घर के बाहर लगवाया बोर्ड, किशोर से सावधान। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। किशोर दा ने क्वार्टर रोड मुंबई के घर के बाहर एक बोर्ड टांगा था जिसमें लिखा था किशोर से सावधान। एक दिन HS खेल फीस चुकाने के लिए उनके घर पहुंचे थे। पैसे देने के बाद HS खेल ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो किशोर दा ने पैसे लेकर दांतों से उनका हाथ काट लिया। इस हरकत से वह दंग रह गए तो जवाब मिला, क्या आपने दरवाजे पर बोर्ड नहीं देखा? जब लता मंगेशकर की गैर मौजूदगी में खुद लड़की बनकर गाया था। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। फिल्म हाफ टिकट का गाना आके सीधी लगी दिल पे तीखी नजरिया किशोर कुमार को लता मंगेशकर के साथ गाना था। लता मंगेशकर किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई थी। ससील चौधरी जल्द से जल्द रिकॉर्डिंग करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने किशोर कुमार के हिस्से की रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया। लता मंगेशकर के हिस्से की जगह किशोर कुमार ने खुद आवाज़ बदलकर गाना गा दिया। वही गाना फिल्म हाफ टिकट में रखा गया जिसे प्राण और लड़की बने किशोर कुमार पर ही फिल्माया गया था। गाना इतना बेहतरीन रिकॉर्ड हुआ कि फिर लता मंगेशकर को गाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कॉलेज की उधारी पर बना गाना 5 रुपए 12 आना। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। बॉम्बे आने के लिए उन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। जब कॉलेज छूटा तो वो अपनी कॉलेज कैंटीन के 5 रुपए 12 आना उधार चुका नहीं सके। सालों बाद जब उन्होंने चलती का नाम गाड़ी के लिए गाना लिखा तो उसी उधार का जिक्र किया। गाने के बोल थे 5 रुपए 12 आना।
गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने आवाज दी थी। किस्से किशोर कुमार की जिद के, जब बी.आर. चोपड़ा से लिया बदला। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। बी.आर. चोपड़ा और अशोक कुमार अच्छे दोस्त थे। एक बार किशोर कुमार को काम की जरूरत पड़ी तो वो भाई की दोस्ती के चलते बी.आर. चोपड़ा के पास पहुंच गए। उस समय चोपड़ा ने किशोर दा के सामने कुछ शर्तें रख दी। किशोर ने वो गाना ठुकरा दिया और कहा, आज मेरा वक्त बुरा है तो आप शर्तें रख रहे हैं, देखना जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी शर्तें रखूंगा। समय बदला लेकिन किशोर दा ये बात नहीं भूले। कुछ समय बाद बी.आर. चोपड़ा एक गाने का ऑफर लेकर किशोर दा के घर पहुंचे। वो उनके लिए बदले का समय था। उन्होंने कह दिया, मुझसे गाना गवाना है तो जाइए, पहले धोती, पैरों में जूते मोजे पहनकर आइए, पान भी खाना, आपका मुंह लाल लाल दिखना चाहिए और मुंह से लार टपक रही होनी चाहिए। यह शर्त सुनकर बी.आर. चोपड़ा ने किशोर दा के भाई अशोक कुमार से कहा कि आप ही अपने भाई को समझाइए, लेकिन वो किशोर दा के मिजाज से वाकिफ थे। उन्होंने मामले में टांग नहीं अड़ाई। आखिरकार बी.आर. चोपड़ा को यह शर्त माननी ही पड़ी। अमिताभ से गुस्सा होकर उनकी आवाज बनाने से किया था इनकार। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। 1981 में किशोर कुमार फिल्म ममता की छाँव डायरेक्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि अमिताभ इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में दिखें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस बात से किशोर दा इतने नाराज हुए कि उन्होंने अमिताभ पर फिल्माए गानों को आवाज़ देने से इनकार कर दिया। ठुकराई हुई फिल्मों में नसीब, कूली, मर्द और देश प्रेमी शामिल थी। फिल्म ममता की छाँव में रिलीज होने से पहले ही किशोर दा का 1987 में निधन हो गया। ऐसे में राजेश खन्ना ने उनके बेटे अमित की मदद कर 1989 में फिल्म रिलीज करवाई थी। पत्नी ने तलाक लेकर मिथुन से शादी की तो उनके लिए गाना छोड़ा। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। किशोर ने अपनी पहली शादी रूमा गुहा ठाकुरता और रोमा घोष से 1951 में की, लेकिन यह शादी 1958 में टूट गई। बाद में उन्होंने दूसरी शादी एक्ट्रेस मधुबाला से 1960 में की। मधुबाला के दिल में छेद था जिससे उनकी मौत हो गई। मधुबाला के बाद किशोर का दिल एक्ट्रेस योगिता बाली पर आ गया। दोनों ने 1976 में शादी कर ली, लेकिन 2 साल बाद यह शादी टूट गई। योगिता बाली ने किशोर दा से तलाक लेने के बाद मिथुन से शादी कर ली। इस बात से परेशान होकर किशोर कुमार ने मिथुन के लिए गाना छोड़ दिया था। बता दें कि योगिता बाली के बाद 51 साल की उम्र में किशोर दा ने लीना चंदावरकर से चौथी शादी की थी। किशोर के 2 बेटे सिंगर अमित कुमार पहली पत्नी रूमा गुहा से और सुमित कुमार अंतिम पत्नी लीना से है। घर के आंगन से निकले थे कंकाल। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। किशोर कुमार को एक्सपेरिमेंट का बेहद शौक था। एक बार वेनिस के नहरों से प्रेरित होकर किशोर दा ने ठान ली कि वो अपने वार्डन रोड मुंबई स्थित घर के चारों ओर नहर बनवाएंगे। ये उनका सपना बन गया। फिर क्या था, उन्होंने अपने सपने पर काम करना शुरू कर दिया। रोज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी उनके घर आकर बैठता और वो अपने मजदूरों से खुदाई करवाते। एक दिन खुदाई करते हुए एक मजदूर को पहले हाथ की हड्डी मिली। फिर कुछ दिनों से वहाँ कंकाल निकलने लगे। मजदूर डर गए और खुदाई रुक गई। हर कोई समझ चुका था कि जिस जगह किशोर दा का घर है वो जगह पहले कभी कब्रिस्तान हुआ करती थी। उनके बड़े भाई अनूप वहाँ गंगा जल लेकर आए और पूरी जमीन का शुद्धिकरण करवाया गया। इसी के साथ किशोर दा का घर को वेनिस की तरह बनाने का सपना अधूरा रह गया। मोहम्मद रफ़ी के पैर पकड़कर रोते रहे। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा भी। हिंदी सिनेमा में एक दौर था जब 2 ही सिंगर मशहूर थे, पहले मोहम्मद रफ़ी और दूसरे किशोर कुमार। एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने के साथ साथ दोनों पक्के दोस्त भी थे। दोनों ने साथ में पर्दा है पर्दा, यादों की बारात जैसे कई बेहतरीन गानों को आवाज़ दी। फिल्म रागिनी, शरारत,
और बागी शहजादा में जब किशोर कुमार हीरो बने तो उनके लिए रफ़ी साहब ने ही आवाज़ दी। किशोर दा के बेटे अमित कुमार ने आरजे राहुल को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी का निधन हुआ तो किशोर दा उनके शव के पास जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद उनके पैर पकड़े और जोर जोर से रोने लगे। सरकार के लिए गाने से इनकार किया तो गानों पर लग गया बैन। जी हाँ, एक किस्सा ऐसा था। जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो संजय गांधी ने किशोर कुमार से मुंबई में होने वाली एक रैली में गाने को कहा था, लेकिन इमरजेंसी का विरोध कर रहे किशोर दा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर कांग्रेस ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में उनके गाने बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ समय बाद मोहम्मद रफ़ी ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की। दोनों के अच्छे ताल्लुकात थे। ऐसे में रफ़ी साहब ने इंदिरा गांधी से गुजारिश की किशोर दा के गानों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाए। इंदिरा गांधी ने उनकी बात मान ली और गाने फिर से बजाए जाने लगे। जब प्रतिबंध हटा तो किशोर दा इसकी वजह जानना चाहते थे। कई जगह हाथ पैर मारने के बाद उन्हें पता चला कि मोहम्मद रफ़ी ने बिना किसी को बताए ये मदद की है, जबकि दोनों प्रतिद्वंदी थे। पता लगते ही किशोर दा उनसे मिलने पहुंचे और शुक्रिया अदा किया। रफ़ी साहब ने उसको कसम दी कि यह बात किसी को मत बताना। जब कुछ सालों बाद मोहम्मद रफ़ी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने कसम तोड़ते हुए सबको उनके बड़प्पन का यह किस्सा सुनाया था। दोस्त नहीं थे तो पेड़ों के नाम रखकर करते थे बातें। 1985 में प्रीतीश नंदी को दिए इंटरव्यू में किशोर कुमार ने बताया था कि उनके कोई दोस्त नहीं है। लोग उन्हें पागल समझते हैं और उनके घर आने से डरते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने घर में कई पेड़ लगाकर उन्हें नाम दिए हैं। वो अकेलेपन में उन्हीं पेड़ों से बातें करते हैं। 1987 तक नए गानों और उनकी ट्यून से नाखुश होकर किशोर दा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। वो रिटायर होकर अपने गांव खंडवा में बसने का प्लान बना रहे थे। अशोक कुमार के 76वें जन्मदिन पर तोड़ा दम। बड़े भाई अशोक कुमार के 76वें बर्थडे पर 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। 58 साल के किशोर की मौत हिंदी सिनेमा के म्यूजिकल दौर का अंत थी। मौत के एक दिन पहले ही उन्होंने आशा भोसले के साथ फिल्म वक्त की आवाज का गाना गुरु गुरु रिकॉर्ड किया था। मौत के दिन पत्नी को डराने के लिए कर रहे थे मरने की एक्टिंग। किशोर दा की मौत के दिन उनकी पत्नी लीना घर पर ही थी। 13 अक्टूबर की सुबह जब वो उन्हें उठाने गई तो देखा चेहरे का रंग उतरा हुआ था। वो घबरा कर जैसे ही पास पहुंची तो किशोर दा ने तुरंत आंखें खोली और कहा, क्या तुम डर गई? आज मेरी छुट्टी है। किशोर कुमार जानबूझकर पत्नी को डराने के लिए सांस रोक कर लेटे थे। उस दिन उनकी कोई मीटिंग्स थी जो घर पर ही होने वाली थी। लंच करते हुए उन्होंने पत्नी से कहा, आज मैं फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न देखूंगा। कुछ समय बाद पत्नी लीना ने सुना कि किशोर दा दूसरे कमरे में कुछ फर्नीचर खिसका कर उनकी जगह बदल रही। जब वो देखने पहुंची तो बिस्तर पर गिरे हुए थे। लीना को देखकर उन्होंने कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। लीना डॉक्टर को बुलाने के लिए जैसे ही भागते हुए टेलीफोन के करीब गई तो उन्होंने गुस्से में रोक दिया और कहा, अगर तुम डॉक्टर को बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ पलों बाद ही उनके दिल की धड़कनें रुक गई।